हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान का सेट नंबर 1 2024 पेपर कोड है 824 लिखेंगे। खंड नंबर आ बहुविकल्पीय प्रश्न उपभाग 2। तो वीडियो का अंत तक बने रहेगा। इस सेट को मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा और पूरा फुल सोल्यूशन मिलेगा आप लोग को। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था, मीथेन का संरचनात्मक सूत्र है। तो ये 4 ऑप्शन था इसमें। ये CH4 जो है ये मीथेन का संरचनात्मक सूत्र है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी हैं। तो सजातीय श्रेणी में CH2 का अंतराल होता है। तो आप लोग इसमें देख रहे हैं उत्तर नंबर बी सही होगा। CH4 और C2H6। तो CH4 है, कार्बन यहाँ पर 1 है और हाइड्रोजन 4 है। तो 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, 6 हो गया, 1 कार्बन बढ़ गया। CH2 का अंतराल इसमें आता है। तो सजातीय श्रेणी जो आप लोग का है वो CH4 C2H6 है। ये CH2 के बढ़ते क्रम में है। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आप लोग का लेड नाइट्रेट का फार्मूला है। अगला, शुद्ध जल का pH मान। तो शुद्ध जल का pH मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, 7 होता है। अगला एंटीमनी है। तो एंटीमनी आप लोग जानते हैं क्या होता है। एंटीमनी आप लोग का जो है वो उपधातु होता है। इसमें ऑप्शन नंबर आप लोग का ये सी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग को लिखा है CH3COH एस्टिक एसिड है, C2H5OH शांत रेस्टोसोफर के प्रश्न कराएंगे। तो यहाँ पर H2O बना और क्या बनेगा, तो H2O बनेगा और एस्टर इसमें बाहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। CH3COO C2H5, ये आप लोग का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला चलिए सॉल्व करते हैं। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न उपभाग 2 प्रश्नोत्तर संख्या 25। आप लोग अपने सेट से मिला लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, निम्नलिखित यौगिक के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। एथेनोइक अम्ल, ये बहुत ही बार पूछा जाता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, लगभग हर साल आता है। तो ये है एथेनोइक अम्ल का फार्मूला। इसको आप लोग ऐसे भी लिखा हुआ किताब में देखे होंगे, CH3COOH, ये भी है वही चीज़ है, ये स्ट्रक्चर के रूप में बना है। अगला है मेथेनल। मेथेनल लिखा रहता है, मेथेनल वही चीज़ है। तो HCHO, ये आप लोग का मेथेनल है, स्ट्रक्चर बना हुआ है और वैसे लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, HCHO, ये आप लोग का मेथेनल है। अगला 1 क्लोरोप्रोपेन। तो इसका नंबरिंग करें तो यहाँ पर ये बॉन्ड लगाएंगे 1 2 3। तो 1 नंबर पे क्या लगा, क्लोरो लगा है। तो इसका नाम 1 क्लोरो, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। ये 1 क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आप लोग का है नाइट्रोमेथेन। तो ये NO2 बना है। यहाँ पर तीर कुछ इस तरह से लगाएंगे। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ 1 बॉन्ड बन गया, ये कोऑर्डिनेट बना। ये नाइट्रोमेथेन का स्ट्रक्चर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट करना है। तो आइए इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आता है। आइए समझते हैं। धातुओं को उनके रासायनिक सक्रियता के क्रम से रखने पर या मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम से रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये आप लोग का सक्रियता श्रेणी यहाँ पर लिखा गया है, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ये आप लोग को AU तक लिखा गया है। इसको आप लोग ऊपर से नीचे लिखना, बोर्ड एग्जाम में आएगा। यहाँ पर जगह बचाने के लिए ऐसा लिख दिया गया है, बट ऊपर से नीचे वैसे लिखा जाता है। तो आप लोग जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिखा गया, आप लोग लिखेंगे तो ऊपर से नीचे लिखना। ये इसमें समझते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की सक्रियता श्रेणी घटती है। मतलब धातुओं की जो सक्रियता होगी, यहाँ पर श्रेणी नहीं लिखेंगे, सक्रियता जो होगी वो घटती है। इसका ये अनुप्रयोग देखते हैं। अनुप्रयोग, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। अभिक्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये था इसका अनुप्रयोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का, मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु के बारे में बताना और बताना कापर की 2 मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए। मिश्र धातुओं को अंग्रेजी में एलॉयस कहते हैं। तो आइए समझते हैं, 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को
समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मतलब समांगी मिश्रण का मतलब होता है एक बार मिलाने का उसको अलग ना कर पाओ। मिश्र धातुएं गलित धातुओं को उचित मात्रा में मिलाकर ठंडा करने पर प्राप्त होती हैं। कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम हुआ उपयोग। ये समझते हैं कॉपर की जो मुख्य धातुएं हैं, ये मिश्र धातु है, ये संगठन है, उपयोग है। तो पीतल जो बनता है उसमें कॉपर 70% रहता है और जिंक 30% रहता है। और इससे जो बनने वाली वस्तुएं होती हैं वो तार बनता है। मशीनों के पुर्जे बर्तन बनाने में होता है इसका उपयोग। और दूसरा है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो बनता है उसमें कॉपर 50% रहता है, जिंक 35% और निकिल 15% रहता है। इससे बर्तन बनता है, मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आशा करता हूँ आप लोग को इतना समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 का पहला नंबर है। क्वेश्चन दिया हुआ आप लोग को, निम्नलिखित यौगिकों का आईपीएसी नाम लिखिए। तो ये CHO यहाँ पर दिया गया है, इसका आईपीएसी नाम मेथेनल होगा। CHO रहे तो इसमें लगता है एल लगता है। दूसरा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है तो इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 1 प्रोपीन। 1 नंबर पे क्या लगा, डबल बॉन्ड है तो 1 हो गया, और 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लग गया, तो इसका आईपीएसी नाम 1 प्रोपीन होगा। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर संख्या 27 का पहला। दूसरा, कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्बन की संयोजकता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक ही समतल में समान रूप से 90 डिग्री के कोण पर वितरित नहीं होती हैं। लीबेल तथा वांट हाफ 1874 ईस्वी के अनुसार यदि कार्बन परमाणु को किसी चतुष्फलक रेगुलर टेट्राहेड्रल के केंद्र पर स्थित माना जाए तो इसकी चारों संयोजकताएं समचतुष्फलकीय के चारों शीर्षों को केंद्र से मिलाने वाली 4 सरल रेखाओं को प्रदर्शित करती हुई होती हैं। इस प्रकार किन्हीं भी 2 संयोजकताओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट है, इसमें जो एंगल पाया जाता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। कार्बन की चारों संयोजकताएं चित्रानुसार आकाश में वितरित रहती हैं। ये कुछ इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर बनता है। CH4 का टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग ऐसे ही बना लेंगे। सुविधा के लिए कार्बन की चारों संयोजकताएं समतल में द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। कार्बन मतलब सब तरफ जो बॉन्ड होगा। आइए आगे समझते हैं। क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर, इसको कहते हैं खाने का सोडा, का रासायनिक नाम व और सूत्र लिखिए। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है? तो चलिए हम लोग समझते हैं। इसका रासायनिक नाम जो होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा और सूत्र NaHCO3। बेकिंग पाउडर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। आप लोग रिएक्शन भी लिख सकते हैं। अगला दिया हुआ निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। द्विविस्थापन अपक्रिया, उदासीनीकरण, योगात्मक अपक्रिया। तो आइए हम लोग समझते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है। तो वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिक के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय एक्सचेंज द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं, उभय अपघटन या द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। इसे उभय अपघटन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए Na2SO4 BaCl2 इसकी क्रिया करेंगे तो यहाँ पर जो Ba है ये SO4 के साथ में चला गया, BaSO4 बन गया, और ये NaCl के साथ चला गया तो NaCl बन गया। ये द्विविस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। आप लोग ये भी लिख सकते हैं AgNO3 + KCl, तो AgCl बनेगा और KNO3 ये बन जाएगा। चलिए अगला कोई इसमें टिप्पणी देखते हैं। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। तो जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से होती है तो लवण और जल बनने की क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यहाँ पर HCl है, ये अम्ल है और ये आप लोग का क्षार है। अम्ल क्षार की क्रिया हुआ तो NaCl नमक बना और ये आप लोग का जल बना। इसी अपक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। चलिए आइए हम लोग समझते हैं योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया को ही संयोजन अपक्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में एडिशन अथवा कम्बिनेशन रिएक्शन। तो आइए समझते हैं वह अपक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल है H2 + O2, इसका योग हुआ तो आप लोग देख रहे हैं रिएक्टेंट 2 है बट प्रोडक्ट एक ही बना हुआ है, तो इसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं इसका बहुत सारा। Na + O2 की क्रिया
कराया गया तो Na2O बना, ये भी आप लोग का योगात्मक है। S + O2 SO2, H2 + Cl2 2HCl, C + O2 CO2, ये भी आप लोग का योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आशा करता हूँ हम लोग को जितना बताया समझ में आया होगा। तो अब इसके आगे का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोग को सारा सेट सॉल्व कराऊंगा। यदि आप लोग इन सभी का PDF चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आप लोग को इस पर PDF मिल जाएगा।